है ना, कि सभी आदरणीय मेरे साथीगण, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ मेरा कोई वक्तव्य नहीं हो रहा है, एक चर्चा हो रही है, एक विचार विमर्श हो रहा है, और ऐसे कोई श्रोता नहीं है जैसे हम लोगों की पब्लिक मीटिंगों में, बैठकों में या वैसे कोई श्रोता होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा, बीच बीच में मैं कुछ पन्नों में से कुछ पढ़ना चाहूँगा, उसकी मुझे अनुमति आप लोगों की ओर से हो, क्योंकि उनके बारे में बहुत याददाश्त के आधार पर बहुत कुछ बात कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने आज ही एक बात ये पढ़ी है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न जिन लोगों को दिया गया था उन सब के प्रशस्ति पत्र वहाँ पर पढ़े गए, उनके बारे में पढ़ा गया। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कोई प्रशस्ति पत्र नहीं पढ़ा गया। तो जो रशीद किदवई जी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि वहाँ जो भी विद्वत समाज था, ये सन 1955 है, और 1955 में नेहरू जी को जानने वाले, नेहरू जी को समझने वाले, नेहरू जी के साथ के कितने लोग रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि उनकी संख्या कम नहीं रही होगी। तो उनका प्रशस्ति इसलिए नहीं पढ़ा गया कि उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व इतना बड़ा था कि जितना वो प्रशस्ति पत्र में जितने पैरा आते हैं या जितने शब्द आते हैं, उतने पैरा उतने शब्दों में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनका प्रशस्ति पत्र नहीं पढ़ा गया। और जवाहरलाल जी को जब भारत रत्न देने का निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने लिया है, उस समय वो देश में नहीं थे, और उन्होंने ये व्यक्त किया है कि ये निर्णय मैं स्वयं अपने विवेक से ले रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और आमतौर पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता भारत के संघीय व्यवस्था में। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के यहाँ से मंत्रिमंडल के द्वारा जो प्रस्ताव, स्वीकृत प्रस्ताव जाते हैं, उनके अनुसार राष्ट्रपति जी निर्णय लेते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने ये व्यक्त भी किया है कि उनको भारत रत्न देने के निर्णय की वैधता पर कभी प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया में इसका बहुत आदर होगा, बहुत सम्मान होगा, इसका मुझे विश्वास है। तो जिनके बारे में उस समय लोग कोई नहीं लिख पाए, उनके बारे में आज मैं, आप जैसे जो मुझसे ज़्यादा जानकार लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उनके बीच में मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा भगवताचार्य रामानंदी संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और नेता संप्रदाय द्वारा दूसरे रामानंद कहे गए स्वामी भगवताचार्य की आत्मकथा रामानंद साहित्य मंदिर अलवर से प्रकाशित 1958 के इस अंश में संदर्भ 20वीं सदी के चौथे दशक का है। स्वाधीनता आंदोलन से साधु समाज भी अछूता नहीं रहा था। विभिन्न संप्रदायों और मठों में अस्पृश्यता के सवाल पर तीखी बहसें थीं। अस्पृश्यता समर्थक कट्टरपंथी स्वाभाविक रूप से गांधी नेहरू से नफरत करते थे, लेकिन ऐसे भी साधु थे जिन्होंने न केवल मंदिर प्रवेश और हरिजनोद्धार की अनेक गतिविधियों में बल्कि कांग्रेस के दीगर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई साधु तो सिविल नाफरमानी में जेल भी गए। भगवताचार्य ऐसे वैष्णव साधुओं और गृहस्थों के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। वे परंपरागत ज्ञान में पारंगत होने के साथ ही प्रगतिशील मानस से संपन्न थे। असीम ऊर्जावान और धुन के पक्के भगवताचार्य ने रामानंदी वैष्णवों को रामानुजी संप्रदाय से एकदम अलग करने की उन्होंने जो ठानी तो करके ही रहे। इस क्रम में उन्होंने हिंदी रामानंद के बरक्स संस्कृत रामानंद की रचना कर संप्रदाय के ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास का भी पाठ बदल डाला। श्री जगदीश मंदिर में शायद 8 वर्षों तक प्रत्येक चातुर्मास में 2 महीने तक मेरे प्रवचन का क्रम चलता रहा। यहाँ भगवताचार्य जी फिर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि श्री जगदीश मंदिर में हर चातुर्मास में 2 महीने उनका क्रम चलता था, बोलने का, चर्चा का,
विचार विमर्श का। और उसमें कथाओं में 8 वर्ष वो कथाएं चलती हैं। 2 वर्ष श्री वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन होता रहा। श्रोता भाई बहनों के परम आग्रह पर तीसरे वर्ष में गीता पर प्रवचन होने लगा। अंत तक गीता पर ही प्रवचन होते रहा। दोष और गुण की मीमांसा अपने अपने ढंग पर सदा ही जगत के लोग करते रहे हैं। मैं तो सदा ही कहता रहा हूँ कि दोष और गुण दोनों ही काल्पनिक वस्तु हैं। भगवताचार्य जी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। एक ही कार्य किसी की दृष्टि में दोषमय है और किसी की दृष्टि में गुणमय है। मैं अपने प्रवचनों में प्राय जगतवंद महात्मा गांधी जी का और पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया करता था। यहाँ पे भगवताचार्य जी बता रहे हैं कि वो अपने प्रवचनों में इन दोनों महापुरुषों का नाम लिया करते थे। मेरा यह कार्य श्री जगदीश मंदिर के कितने ही संतों को अच्छा नहीं लगता था। उनकी दृष्टि में कथा में, प्रवचन में और वह भी भगवान के मंदिर में महात्मा गांधी जी और श्री नेहरू जी का नाम लेना अत्यंत अनुचित कार्य था। उनको इस बात का दुख था कि महाभारती कितने ही वीर और धार्मिक पात्रों का नाम लिया जा सकता था, पौराणिक कितने ही देवी देवताओं के नाम लिए जा सकते थे, तो भी मैं इन सब को छोड़कर इन 2 महापुरुषों का ही क्यों रटन किया करता था। उनकी दृष्टि में मेरा यह बहुत बड़ा दोष था, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ा गुण था। महाभारत के पात्रों को मैं कभी नहीं जान सका हूँ। यहाँ भगवताचार्य जी कह रहे हैं इस बात को। आज हम नहीं कह सकते इस बात को, क्योंकि आज का ये जो दौर है भारत में, इस दौर में हम ये नहीं कह सकते कि महाभारत के पात्रों को मैं नहीं जानता। ठीक है, उनके और मेरे बीच में 5000 वर्षों से अधिक का काल अंतराल के रूप में लेटा हुआ है। मैं रामायण के पात्रों के बारे में भी यही बात कहता हूँ, पौराणिक पात्रों की भी यही बात है। मैं कभी साहस पूर्वक उनके लिए नहीं कह सकता हूँ कि उनको जैसा बताया गया है वह वैसे ही थे या नहीं थे। ये बात भगवताचार्य जी कह रहे हैं उस समय अपने प्रवचनों में, जो कि आज के भारत में मैं या आप हम लोग नहीं कह सकते। जब मैं नेहरू जी की जयंती के संदर्भ में जब बातचीत कर रहा हूँ, तो ये जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं आज हमारे सामने, आज जब हम नेहरू को याद कर रहे हैं, तो उन खतरों की ओर भी हमें देखना पड़ेगा, उन खतरों से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा। ऐसी बात कहना मुझे रुचिकर नहीं जिसके संबंध में मैं स्वयं संदिग्ध हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि ये इनके मामले में मैं संदिग्ध हूँ, इसलिए मुझे रुचिकर नहीं है। महात्मा गांधी और पंडित जी के संबंध में ऐसा नहीं है, वे हमारे युग के महान पुरुष हैं। महात्मा जी तो भारत के एकमात्र महामान्य नेता थे। मैं श्री महात्मा गांधी जी को सचमुच ही महात्मा के रूप में देखता था, मानता था कि मेरी दृष्टि में वही एक महात्मा थे। मेरे अच्छेपन का स्रोत केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे। उनके नाम से मैं पवित्र होता था। उनके स्मरण के साथ ही मैं अपने सैकड़ों भाइयों और बहनों को आत्मस्वरूप देख सकता था। आज भी साधुओं की एक लंबी कतार महात्मा जी की निंदा करने में ही लगी है, उस समय भी लगी थी। उन्हें गालियां देने में लगी है। अस्तु मेरे प्रवचन के ढंग से कुछ लोग क्षुब्ध थे, परंतु श्री पुजारी सेवादास जी महाराज को मुझसे असंतोष नहीं था। जो पुजारी जी थे उस मंदिर के, जो उनसे असंतोष नहीं था, उनको असंतोष नहीं था। सो सारे विरोध और गाली गलौज के साथ ही मैं महात्मा जी और पंडित जी का उल्लेख करके अपने प्रवचन करता रहा। मेरे प्रवचनों से बहुत से लोगों को व्यसन छूटे और वे सच्चे साधु स्वभाव को प्राप्त कर सके। मित्रों, जवाहरलाल जी के बारे में जब हम लोग सब बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल जी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। एक बहुत बड़े तत्कालीन उस समय के भारतीय समाज में जो मोतीलाल नेहरू जी का परिवार है, वो मोतीलाल नेहरू जी का परिवार उस समय के भारतीय समाज के धनी मानी परिवारों में से एक है। मैंने बचपन में एक गीत सुना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना ढाल, बिना खड़ग बिना ताल, बिना खड़ग बिना ढाल, खड़ग मानी तलवार, बिना खड़ग बिना ढाल। और उसकी 2 लाइनें हैं कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल। तो जिनके बारे में ये था कि वो उस समय के समाज के बहुत बड़े धनी मानी परिवार से थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी
जब गांधी जी के पास आए और कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में और आज़ादी के आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में आए, तो उन्होंने अपने उन सब बातों को छोड़ा। वो जवाहरलाल नेहरू अखबार बांटते हैं, वो साइकिल पर गांधी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाते हैं। उनके लिए फिर वो सारी की सारी जो उनकी सुख सुविधाएं और संपन्नताएं थीं। और जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के अभियान में पूरे देश भर में वो कार्यक्रम चलाते हैं और उसमें वो जेल जाते हैं। उसमें अंग्रेज़ सरकार उनको गिरफ्तार करती है। जवाहरलाल नेहरू जी का जो कुल जीवन है हम देखते हैं, उसमें अंग्रेज़ों ने उनको 9 बार गिरफ्तार किया है और उस 9 बार में सबसे कम अवधि की उनकी जो जेल यात्रा है वो 12 दिन की है और सबसे अधिकतम अवधि की उनकी 1041 दिन की है। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 के बाद 27 मई 1964 तक जब तक जीवित रहे इस देश का नेतृत्व उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री रहे। उन वर्षों को आप छोड़ दें तो जो शेष समय उनका है, उस आज़ादी के आंदोलन के समय में 8 वर्ष 11 महीने 12 बार में उनको अंग्रेज़ों की दमनकारी जेलों में बिताना पड़ा है। और एक जेल के अपने संस्मरण में वो लिखते हैं कि हम एक ऐसी जेल में हैं, वो स्थान मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, जहाँ अहमदनगर नहीं, नभासा है कोई वो जगह है, पंजाब की कोई जगह है, जहाँ के बारे में वो लिखते हैं कि इतनी मतलब वो तंग कोठरी थी कि उस तंग कोठरी में हम ज़मीन पर सोते हैं, उनके साथ के लोग, और उसमें चूहे घूमते रहते हैं और कई बार चूहे उनके ऊपर से निकल जाते हैं, जवाहरलाल जी के ऊपर से, और खड़े हो जाएं तो छत इतनी नीची है कि हाथ से जवाहरलाल जी उस छत को छू लेते हैं। तो वो दमनकारी परिस्थितियां भी जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस देश की आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष करते हुए सही हैं, और तब जाकर के इस भारतवर्ष को मैं समझता हूँ कि आज़ादी मिली। आज जब हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति ये खड़ा होकर के या कोई भी एक सेलिब्रिटी खड़ा होकर के ये कहता है कि सन 1947 में तो भारत आज़ादी नहीं हुआ था, वो आज़ादी तो भीख में मिली थी, तो ऐसा लगता है कि अकेले जवाहरलाल नेहरू को ही नहीं नकारा जा रहा, गांधी को भी नकारा जा रहा है, सरदार पटेल को भी नकारा जा रहा है, पूरे आंदोलन को नकारा जा रहा है। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक ऐसा वातावरण बनाया गया है कि भूल जाओ टैगोर को, भूल जाओ गांधी को, भूल जाओ नेहरू को, और जिन पटेल का नाम बार बार लेते हैं उनके नाम के स्टेडियम में से नाम हटा करके अपना नाम कर लेते हैं, उनको भी भूल जाओ। और अब तो याद रखो 2014 के बाद ही इस देश में आज़ादी आई। ये जो माहौल और वातावरण बनाया जा रहा है आदरणीय साथियों, ऐसे समय में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मुझे लगता है कि चर्चा होना और जन जन तक उस चर्चा को पहुंचाया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिनको नेहरू जी ने खड़ा किया था और जिन लोगों को नेहरू ने सींचा था, आज वो लोग जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में चर्चा करने में न जाने क्यों डर रहे हैं, न जाने क्यों। उनको पता नहीं कौन सा सन्निपात हो गया है, कौन से वो भय से भयभीत हो गए हैं कि आज वोटों की संख्या ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के साथ वोट नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है, अंग्रेज़ों का दमन सहा है और अपने जीवन के बहुमूल्य उन वर्षों में 8 वर्ष और 11 महीने अंग्रेज़ों की जेलों में बिताए हैं। और जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके हम उन लोगों का नाम ले रहे हैं, देश में उन लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है जिनकी आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, जो आज़ादी के आंदोलन में कभी जेल नहीं गए, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते रहे और आज़ादी के आंदोलन के नायकों को जेल भिजवाते रहे और अंग्रेज़ों के लिए वो परिस्थितियाँ उत्पन्न करते रहे कि अंग्रेज़ उनका दमन कर सकें। मित्रों,
आज जब मैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद राज्यसभा में जो उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा है, मैं चाहता हूँ अगर मुझे आप लोग अवसर दें तो मैं उस भाषण को ज़रूर आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनके उस भाषण में आज के समय के समस्त खतरे उस समय उन्होंने उनकी चेतावनी दी है, अटल जी ने। सत्ताईस मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास होता है और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। अटल जी ने उस समय जो उन्हें श्रद्धांजलि दी है राज्यसभा में, इस श्रद्धांजलि में ही मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि आज जो खतरे हमारे सामने खड़े हुए हैं उनकी चर्चा अटल जी ने श्रद्धांजलि देते समय कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। जवाहरलाल जी का सपना था भय और भूख से रहित एक संसार बनाएंगे। वो भारत नहीं बनाना चाहते थे, पूरे संसार में भय नहीं होगा, भूख नहीं होगी। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए उसका नाश निश्चित था, लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे। हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, शांति आज अशांत है। अटल बिहारी वाजपेयी कब कह रहे हैं? 1964 में। आज के हालात आप देख लीजिए कि आज शांति की क्या स्थिति है और अशांत लोग किस तरीके से पूरी समाज व्यवस्था को संचालित करने में लगे, अशांत विचारधारा किस तरीके से संचालित करने में लगी हुई है। उसका दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया, यवनिका पात हो गया। विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्धान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। उनमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया। जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, तो वे बिगड़ गए। कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वे बातचीत करने के खिलाफ थे। महत्वपूर्ण बात महोदय, जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। जो 1964 में अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी को श्रद्धांजलि देते हुए भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिस तरह से अंग्रेजों का दमन सहा, जिस तरह से लाखों लोगों ने नेहरू और गांधी के आह्वान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई परिवार के परिवार
इस आज़ादी के आंदोलन में तबाह और बर्बाद हो गए, पूरी तरह समाप्त हो गए। आज वो स्वतंत्रता संकटापन्न है। ये 1964 में जो अटल जी कह रहे हैं, आज वो स्थितियां इस देश के अंदर हैं, जब हम 132वीं जयंती जवाहरलाल नेहरू की मना रहे हैं और जवाहरलाल जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। मित्रों, वो कहते हैं कि संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जो स्वतंत्रता संकटापन्न है, अटल जी उस समय चेतावनी दे रहे हैं कि इसकी रक्षा के लिए हमको संपूर्ण ताकत के साथ एकजुट होना पड़ेगा। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उन्नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। आज के जो हालात हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये ऐसी वस्तु लेकर के जा रहा था जो वस्तु लेकर के जाना हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। ये ऐसा कोई काम कर रहा था और उसको पकड़ पकड़ के किस तरीके से व्यवहार होता है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता किस तरीके से खतरे में है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के खतरों के ऊपर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले हैं उस समय 1964 में, उनको जब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के मायने क्या रह गए। या तो किसी की जय जयकार करो या प्रशस्ति करो। अगर आप प्रश्न खड़े करोगे, अगर आप सही बात पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो राजद्रोह का कानून जो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर अंग्रेज सरकार ने 2 बार राजद्रोह लगाया था, वो राजद्रोह का कानून हम सबके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। राजद्रोह में हम लोगों को जेल जाने के लिए और इस सरकार का दमन सहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये आज के नेहरू जयंती की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि चुनौती है और इससे निपटना प्रत्येक भारतवासी का, संपूर्ण भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि संकल्प लेने का आज दिन है, जब हम जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को याद करना किसी व्यक्ति को याद करना नहीं है। ये नहीं है कि हमने एक व्यक्ति की जयंती मनाई, फूल मालाएं अर्पित कर दी, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी या उनको याद किया और इस तरह याद किया कि वे बड़े महान थे। महान तो थे जवाहरलाल नेहरू जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में? एक व्हाट्सएप झूठ यूनिवर्सिटी चल रही है देश और दुनिया के अंदर। वो व्हाट्सएप झूठ यूनिवर्सिटी क्या बताती है? कोई एक व्यक्ति एक अपना वीडियो भाषण प्रसारित कर रहा है और अपने उस वीडियो भाषण में वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू के संकल्पों की आलोचना नहीं हो सकती। बताया क्या जा रहा है? कोई हैरिस कॉलेज हुआ करता था इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, और उस हैरिस कॉलेज में नेहरू, जिन्ना और एडविना ये साथ साथ पढ़ा करते थे। और उसी समय एडविना को इस काम के लिए लगा दिया गया था कि जिन्ना को और नेहरू को, इन दोनों को वो इस तरह से बहलाएगी और इस तरह से बहकाएगी कि वो आगे आने वाले समय में जब भारत आज़ाद हो रहा होगा, तब वो भारत के विभाजन के लिए नेहरू और जिन्ना उस एडविना के इशारे पर काम करेंगे। ये बताया जा रहा है। आज जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में व्हाट्सएप झूठ यूनिवर्सिटी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के चरित्र के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी के ऊपर हमला हो नहीं सकता। बोस को वो कहते हैं कि वो देशभक्त थे। बोस को तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देशभक्त कहा है। बोस तो थे देशभक्त, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक समय में तो कांग्रेस के आंदोलन में और राष्ट्रीय आंदोलन में बोस और जवाहरलाल नेहरू साथ साथ खड़े हैं। बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कई बार गांधी जी के भी कई विचारों से अलग हटकर के दोनों ने कुछ बातें ऐसी की हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का और भारत छोड़ो आंदोलन का मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है ना रास्ता बताती हैं। तो बोस और जवाहरलाल नेहरू, और बोस को हीरो बताना है, सरदार पटेल को हीरो बताना है, गांधी के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। तो जवाहरलाल नेहरू का जो विचार प्रवाह है, जवाहरलाल नेहरू
की जो वैचारिकता है और उनकी जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता है जवाहरलाल नेहरू की, जब वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी तरह की सांप्रदायिकता, मैं किसी भी सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं हूं, ना अल्पसंख्यकों की ना बहुसंख्यकों की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की इन वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। जवाहरलाल नेहरू के कोई चित्र बताए जाते हैं, उन चित्रों के माध्यम से उनके चरित्र पर हमला कैसे हो सकता है। कभी ये प्रचारित कर दिया जाता है कि ये जवाहरलाल नेहरू थे जो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास कुछ रिकॉर्ड है और वो तत्काल ही जो है ना उस बात को जो है ना वो भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जब ये दिखाया जाता है कि सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में जवाहरलाल नेहरू पटेल के अर्थी को कंधा दिए हुए दिखाए जाते हैं। ऐसे लोगों की आज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस देश में है, लेकिन वो जितने भी लोग हैं, जितनी भी संख्या उनकी है, उनकी उस संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए जो जवाहरलाल नेहरू के उन प्रयासों को, उनके उन कार्यों को जो उन्होंने देश के लिए किए, जो आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने किए, उन सब प्रयासों को और उनके सब कार्यों को और उनकी जो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताएं थी। मैं एक संस्मरण आपको, व्यक्तिगत संस्मरण है जो मुझे चर्चा के समय में कामरेड होमीदा जी ने व्यक्त किया था। कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत प्रखर नेता थे कम्युनिस्ट नेता होमीदा जी। एक बार उन्होंने ऐसे ही बातचीत में, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये व्यक्त किया कि वो 1962 में पहली दफ़े लोकसभा में चुन करके पहुंचे थे, निर्दलीय सांसद की हैसियत से पहुंचे थे इंदौर से, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद की हैसियत से नहीं पहुंचे थे। और 1962 में जब चीन का हमला हमारे ऊपर हुआ तो दाजी साहब इतने प्रखर व्यक्ति थे, बहुत काबिल और बहुत योग्य व्यक्ति थे, तो पहले दिन ही लोकसभा में जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने किसी लोकसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर दिया, वहाँ पर अपने को प्रस्तुत कर दिया, वहाँ पर बता दिया कि होमीदा जी लोकसभा में आ गए हैं। तो जवाहरलाल जी उनसे इतने प्रभावित हुए कि 1962 के चीन के हमले की जानकारी देने के लिए जो दुनिया भर में एक शांति दल भेजा गया था भारत का, उस नए सांसद को, जो निर्दलीय सांसद था, जवाहरलाल जी ने अपनी कलम से उनका नाम लिख करके उसमें शामिल किया। दूसरा एक संस्मरण उन्होंने मुझे दाजी साहब ने सुनाया कि कपड़ा नीति पर और श्रम नीति पर मेरा भाषण हुआ एक लोकसभा में, कपड़ा नीति और श्रम नीति पर। कपड़ा नीति और श्रम नीति पर मेरे भाषण को जवाहरलाल जी ने पूरा सुना, बहुत लंबा मेरा भाषण था। भाषण ख़त्म हो गया, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, उस समय इतने जनसंचार और संचार के साधन नहीं थे। उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि भैया दाजी साहब आप आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको कपड़ा और श्रम मंत्रालय का मंत्री बना देता हूँ, आप लोग नीतियाँ बनाओ, कार्यक्रम बनाओ, उनको लागू करने में मेरी सहायता करो, मुझे सहयोग करो। ऐसा ही एक संस्मरण निखिल चक्रवर्ती ने अपने एक संस्मरण में व्यक्त किया है। एक सांसद थे साउथ के, KL राव, निर्दलीय सांसद थे। वो सिंचाई के मामलों पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में और निर्दलीय सांसदों को, मंत्री भी रहे, नहीं वो मंत्री बाद में बने, मंत्री बाद में बने, उसका भी संस्मरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वो चर्चा कर रहे थे तो निर्दलीय सांसदों का समय कम हुआ करता है, दल के सांसदों को थोड़ा समय अधिक मिलता है। उसमें दल के सांसदों को एक सुविधा ये भी होती है कि बाकी लोग कह देते हैं कि भाई हमारा समय इनको दे दिया जाए, लेकिन निर्दलीय को कौन कहेगा। तो जब निर्दलीय सांसद का भाषण का समय समाप्त होने को हुआ, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के अध्यक्ष महोदय से ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इनको और बोलने का समय दिया जाए। और निखिल चक्रवर्ती ये लिखते हैं यहाँ पर कि मेरे साथ दर्शक दीर्घा में मेरे एक मित्र बैठे हुए थे और मैंने उनसे ये कहा कि देखना ये KL राव जल्दी ही नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री होने वाले हैं। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, मेरी बात को उन्होंने नकार दिया कि अरे ऐसा भी होता है क्या कि निर्दलीय सांसद को कैसे मंत्री बना देंगे। अगले मंत्रिमंडल उसमें फेरबदल में KL राव जी को उन्हीं सिंचाई का ही मंत्री बना दिया गया, उसी विभाग का मंत्री बना दिया गया जिस पर वो चर्चा कर रहे थे। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र के प्रति कितनी गहरी प्रतिबद्धता थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के युवा सांसद के रूप में उनका पहला भाषण लोकसभा में होता है, तो वो कुछ पत्रकार मित्र जो है ना अटल जी को बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, आपको ढूंढवाया जा रहा है।
तो जब मिलने जाते हैं तो इनकी पीठ थपथपाते हैं। आलोचनात्मक भाषण पर भी पीठ थपथपाते हैं। आज आलोचनात्मक भाषण पर कौन पीठ थपथपाता है? कोई पीठ नहीं थपथपाता, ना कोई आलोचनात्मक भाषण आज उतना कोई दे नहीं सकता। ऐसा लोकतंत्र मैं समझता हूँ कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखी है। लोकतांत्रिक प्रणाली में ही हम सब लोग वो हैं, बड़े हुए हैं, मुझसे भी ज़्यादा आयु के लोग हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि वर्तमान लोकतंत्र का जो दौर है, उस लोकतंत्र के दौर में न चर्चा है, न संवाद है, और असहमति की तो गुंजाइश बिल्कुल भी ख़त्म की जा रही है। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है, राजद्रोह और तमाम तरह की धाराएं। और आप देखिए कि ये वो दौर चल रहा है कि वो राजद्रोह की जो धारा है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं बची है, इसको हटा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसको हटाया नहीं गया है, बल्कि उसी धारा में अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू जी अपने आप में एक विचार हैं, एक बहुत बड़ा दर्शन है। उनका जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्य, और उनके बारे में बहुत सी बातें होती हैं। और खुद जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि नेहरू आलोचना से परे नहीं है, नेहरू की आलोचना होना चाहिए। और एक जगह वो कहते हैं कि मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ, आपका राजा नहीं हूँ, ना आपका शासक हूँ, आपका सेवक हूँ। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रहा हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मेरा कान पकड़ कर मुझे कुर्सी से उतार दें। ये कहने का साहस रखने वाले जवाहरलाल नेहरू ही हैं जो ये कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजे रजवाड़ों के बहुत खिलाफ हैं, सामंतों के बहुत खिलाफ हैं। सन 1936 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो उनका भाषण है, वो भाषण समाजवाद के लिए प्रतिबद्धता का भाषण है, और जिसमें उन्होंने ये व्यक्त किया है कि जब समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उस व्यवस्था में देशी राजे रजवाड़ों और देशी जो जितने भी जमींदार हैं, इनकी जो संपत्तियां हैं ना, उनको सीमित किया जाएगा, और जितने भी समाज में उत्पादन के और वितरण के साधन हैं वो समाज के स्वामित्व में आ जाएंगे। लेकिन वो एक जगह व्यक्त करते हैं कि मेरे बारे में ये चर्चा बहुत होती है कि मैं राजे रजवाड़ों के खिलाफ हूँ, मैं राजे महाराजाओं के खिलाफ हूँ, लेकिन इन सब में एक सम्राट अशोक ऐसा राजा हुआ है जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। और जवाहरलाल जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि 38 वर्षों तक सम्राट अशोक ने शासन किया है, और उसका निर्देश क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, अपने एक लेख में लिखा है। सम्राट अशोक ने लिखा है, कहा है अपने उस समय के अधीनस्थों को, ये निर्देश था उनका कि हर समय हर जगह, चाहे मैं खाना खाता हूँ या रनिवास में हूँ, मैं अपने सोने के कमरे में हूँ या टहलता हूँ या सवारी पर हूँ या कूच कर रहा हूँ, प्रतिवेदकों को चाहिए कि प्रजा के हालचाल की बराबर सूचना देते रहें। अगर कोई कठिनाई उठ खड़ी होती हो तो चाहे उस समय मैं कहीं भी हूँ, उसकी सूचना मुझे तुरंत दी जाना जरूरी थी, क्योंकि उनका कहना था कि मैं प्रजा का काम सब जगह करता हूँ और सब लोगों का हित करना मैं अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ। सम्राट अशोक की जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, जवाहरलाल नेहरू जी उससे बहुत प्रभावित हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक उन्होंने संस्मरण का जिक्र किया है एक जगह पर। उनके प्रधानमंत्री जी थे चाणक्य जी। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने एकत्रित होकर के और उनकी सत्ता को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी से कहा कि खून खराबा भी ना हो, युद्ध भी नहीं करना पड़े, और इनको किसी तरह से सबको तितर बितर कर दिया जाए। तो चाणक्य थे, तो चाणक्य ने जिस तरीके से भी किया, अपनी सूझबूझ से, अपने तरीके से उनके उन प्रयासों को असफल कर दिया। और जब वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो चाणक्य ने ये इच्छा व्यक्त की चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कि अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं अब अपनी कुटिया में रहूँगा, अपना अध्ययन करूँगा, अपना जो और काम है वो करूँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे कहा, ये नेहरू जी ने लिखा है, कि
फिर मेरे जो महामंत्री का, प्रधानमंत्री का काम है वो कौन करेगा, सफलता पूर्वक राज्य की व्यवस्था कौन करेगा। तो चाणक्य ने उनको कहा कि अभी जो पराजित संघ जो हुआ है उसके नेता को आप अपना कार्यकारी बनाइए। पराजित ने संघ के नेता को कार्यकारी बनाएंगे तो सारी व्यवस्था अपने आप ठीक ठीक चलती रहेगी। तो ये जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो एक हमारे यहाँ वो है भावना, वो 2000 वर्ष पुरानी है। जवाहरलाल नेहरू जी की खूब निंदा होती है, उनके समय में खूब आलोचना होती है, और एकमात्र प्रधानमंत्री भारत में वो ऐसे हैं जिनकी धुर दक्षिणपंथी भी आलोचना करते हैं, धुर वामपंथी भी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी की आलोचना से विचलित नहीं होते और सामाजिक आर्थिक समानता लाने के अपने पुनीत उद्देश्य के कार्य में लगे रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरुणा आसफ अली ने कहा एक जगह। अरुणा आसफ अली जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में उस समय सुर्खियों में आई जब वो 16 वर्ष की आयु की थी और उन्होंने तिरंगा झंडा ग्वालियर टैंक के मैदान में फहराया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अरुणा आसफ अली जी ने भी कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में निखिल चक्रवर्ती, जवाहरलाल नेहरू के बारे में न जाने तमाम लोगों ने जो कुछ भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति को आप लोगों ने नेहरू जी के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर बिठाया हुआ है। मैं बिल्कुल साफ ये बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा मौलिक कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने सुना है नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में जो कुछ पढ़ा है, और वो भी और लोगों के द्वारा व्यक्त है, वो पढ़ा है, वही मैं आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूं। क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। जब भारत रत्न देते समय 1955 में उनके समकालीन तमाम लोग थे जो उनके बारे में नहीं लिख पाए, तो मैं नहीं समझता कि एक अमर सिंह माहौर आज अपनी कोई मौलिक बात आप लोगों के बीच में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कह सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नेहरू जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। वो सोवियत संघ के पिछलग्गू थे, वो कम्युनिस्टों के पिछलग्गू थे। आप देखिए कि जो आईआईटी स्थापित हुए हैं देश में, आईआईटी, उसमें मुंबई का आईआईटी उनके समय में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। मद्रास में जो आईआईटी स्थापित हुआ है वो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से हुआ है। कानपुर में जो आईआईटी स्थापित हुआ है वो अमेरिका के सहयोग से हुआ है। दिल्ली में जो आईआईटी बनाया गया वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। लेकिन उनके ऊपर कुछ न कुछ इस तरीके के आरोप चस्पा होते रहे कि वो तो कम्युनिस्टों के पिछलग्गू हैं, वो सोवियत संघ के पिछलग्गू हैं। और उन्होंने भिलाई का इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से और दुर्गापुर का इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया है। जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र भूमिका चाहते थे दुनिया में, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी चाहते थे और जो कूटनीतिक और राजनीतिक क्षेत्र होते हैं उनमें भी चाहते थे। वो किसी के पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहते थे। इसलिए नासिर और टीटो के साथ मिलकर के उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक जो शुरुआत की थी, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक समय में बहुत बड़ी भूमिका किया करता था, लेकिन आज के हालात बदल गए हैं, आज वो उतनी बड़ी भूमिका नहीं कर पा रहा। तो ये जवाहरलाल नेहरू का सोच था, बहुत दूर तक देखने की उनकी क्षमता थी, बहुत दूर तक देखने का उनका विज़न था कि हमें किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। भले ही और अपने देश की समस्याओं के साथ साथ पूरी दुनिया में, पूरी विश्व बिरादरी में जितने भी स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहे हैं, मानव जाति की स्वाधीनता के लिए जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, उन सब संघर्षों के साथ भारत को खड़ा होना है और विश्व शांति में भी भारत को अपनी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करना है। मित्रों, मुझे याद आ रहा है एक संस्मरण, यहाँ बैठे बैठे अभी याद आया है। एक बार मुंबई में थे हम एक कार्यक्रम में, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया जी थे। एक पवन अंश लिमिटेड हेलीकॉप्टर की एक कंपनी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, उसकी 25वीं सालगिरह के कार्यक्रम में ग्वालियर से कुछ साथियों को वो ले गए थे सिंधिया जी, उसमें मैं भी एक था। उस कार्यक्रम के बाद वो हम लोगों को बॉम्बे हाई में ले गए थे
जहाँ से नीचे से, समुद्र के नीचे से जो गैस निकल रही है, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह कॉम्प्लेक्स बाद में चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में कर दिया गया था, उसको बॉम्बे हाई बोलते थे। उस बॉम्बे हाई में जितने इंजीनियर उस समय थे, वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि पूरे 15 दिन के लिए जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं वो 15 दिन के लिए वहाँ काम करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सब कुछ उनको करना है, फिर वो लौट के आ जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरी टीम है, वो 15 दिन के लिए चली जाती है, 15 दिन वो अवकाश पर रहते हैं। तो एक सज्जन मुझे नहीं बोल, सभी लोगों को सुना रहे थे, हम लोगों को बिठाल के उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। उन सुनने वालों में मैं था और यहाँ के हमारे और साथी थे, खुद माधवराव सिंधिया जी भी थे, कि जब ये हम लोगों को ज़मीन के नीचे के गैस, तेल, इस सब की खोज करने के लिए सोवियत संघ भेजा गया था। और सोवियत संघ जब हम पढ़ रहे थे, इसकी जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उस दल में मैं था 25 छात्रों के दल में। 25 छात्रों के दल के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने सोवियत संघ में मॉस्को में जो भारत का दूतावास था उनसे चर्चा की। कैसे चर्चा की, कहाँ चर्चा की? सब लोग ज़मीन पर बैठ गए, नेहरू जी भी ज़मीन पर बैठ गए। और नेहरू जी ने उन लोगों से कहा कि आप लोगों को यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करके जाना है, ये खोज परख जो जानकारियाँ हैं वो ले करके जाना है, और जो हमारे देश की भूमि में, हमारे देश के समुद्र के अंदर जो देश की जनता की ज़रूरतों का खजाना छुपा हुआ है, जो गैस है, जो तेल है, उसकी खोज करना है और भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना है। बोले इतनी आत्मीयता से हम लोगों से जवाहरलाल नेहरू जी ने बात की, और इतने जिसको कहते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी चिंताएं कितनी थीं, उनकी चिंताएं अनेक थीं। और जिस समय भारत उनको मिला था वो तो बहुत दयनीय स्थिति में मिला था, सबको मालूम है। बंटवारे के जख्म अलग थे, हालात बहुत ख़राब थे, भारत के पास कुछ भी था नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन जिन से उनको सहयोग मिला, जिन जिन लोगों का सहयोग वो प्राप्त कर सकते थे, उन सब से सहयोग प्राप्त करके इस भारत को अपने पैरों पर खड़े करने की दिशा में काम किया। और कई बार हम पढ़ते हैं कि एक जयप्रकाश चौकसे जी हैं जो फिल्म समीक्षक लेखक हैं, वो अक्सर नेहरू जी की जयंती पर और नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उनके लेख आते हैं और नेहरू के ऊपर केंद्रित ही होते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक भारत के व्यक्ति को भाखड़ा नंगल की जो है यात्रा जरूर करना चाहिए। भाखड़ा नंगल बांध जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया और कार्य किया, तो वो उस समय का प्रयास था जब भारत विभाजन के समय सारे सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे और हमारे पास सिंचाई के भी साधन नहीं थे। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कल्पना की कि सिंचाई के साधनों के लिए एक बड़ा डैम बनाया जाए। और आज हो ये रहा है कि जो तिघरा जैसा बांध भी नहीं बना सकते, भारत भाखड़ा नंगल डैम तो बहुत दूर की बात है, जो तिघरा जैसा बांध भी नहीं बना सकते, वो जवाहरलाल नेहरू जी के चरित्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अनर्गल प्रचार प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर और उनके द्वारा देश हित में लिए गए जितने भी निर्णय थे उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो किसी न किसी तरह नेहरू के चरित्र पर हमला करके और झूठी बातें फैला करके और हैरिस कॉलेज बता करके, और हैरिस कॉलेज में एडविना, नेहरू और जिन्ना, और इसकी खोज हुई है तो ब्रिटेन में लंदन में हैरिस कॉलेज नाम का कॉलेज नहीं है। देखिए आप, हाँ ये भी आया है, हैरिस कॉलेज नहीं है, हैरिस कॉलेज नहीं है। और जिन्ना 12 वर्ष जब जवाहरलाल जी पहुँचे हैं उससे 12 वर्ष पहले वो अपनी शिक्षा पूरी करके चले गए थे। और एडविना ने बेचारी ने हाई स्कूल के बाद किसी कॉलेज की ओर रुख नहीं किया, लेकिन उस एडविना को हैरिस कॉलेज में भेज दिया और एक ही क्लास में पढ़ा दिया। और एडविना इतनी जो है ना वो है कि चालाक महिला है कि वो सुबह नेहरू जी को बुलाती है और शाम को जिन्ना को बुलाती है। ये भी और
वो जो है ना कारण बना कि भारत और पाकिस्तान बना। ये सब बातें जिस तरीके से प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं, मित्रों साथियों, आप सब बहुत ही, मैं समझता हूँ कि प्रखर सोच विचार रखने वाले लोग हैं, सुधी लोग हैं। इस देश के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इस बारे में आप सबकी जो विचार शक्ति है, विचार प्रवाह है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा है। लेकिन इस बड़े विचार को हमें लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, ताकि लोगों के बीच में ये सही विचार पहुंचेगा तो वही लोग इस झूठ का भी खंडन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती या उनका हम स्मरण करें या उनके बारे में जो कुछ भी हम चर्चा करें, उस चर्चा की सार्थकता इसी में है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो बड़ा व्यक्तित्व है और जिन्होंने अपने जीवन के 8 वर्ष और 11 महीने अंग्रेजी दमनकारी जेलों में बिताए हैं, और जेल से ही उन्होंने पिता के पत्र पुत्री के नाम, इंदिरा जी के नाम जो पत्र लिखे हैं, जिसमें वो इंदिरा जी को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दुनिया कहाँ से आई, इस दुनिया का जन्म कैसे हुआ, मानव कहाँ से आया, सभ्यता कहाँ से आई। तो वो अकेले इंदिरा गांधी को नहीं बता रहे, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, पूरी दुनिया के बच्चों को बता रहे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों को आज भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। और बच्चों के बारे में भी उन्होंने एक लेख लिखा है। बच्चों के बारे में भी वो कहते हैं कि बच्चे जब बच्चे हैं तो वास्तव में वो कोई विभेद नहीं मानते, उनके बीच में एक बहुत बड़ी सब में एक समानता है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो मुझे चाहे कहीं के भी बच्चे हों, किसी भी देश के हों, भारत के हों, जर्मनी के हों, रूस के हों और दूसरे देशों के हों, तो सब एक जैसे दिखते हैं। क्योंकि उनके अंदर वे वर्जनाएँ तब तक नहीं आ पाती जब तक कि वे बड़े लोगों के ज़्यादा संपर्क में नहीं आ पाते या बड़े नहीं हो पाते। जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों की कितनी उनकी जो एक मौलिक वो है, जो प्रकृति ने और ईश्वर ने जो चिंतन उनको दिया है, उसके कितने करीब हैं, यह भी जवाहरलाल नेहरू बताते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी वास्तव में इस देश के लिए, मैं समझता हूँ कि आज उनके चिंतन, उनके आदर्श, उनके उसूल और उनका जो विचार प्रवाह है और लोकतंत्र के प्रति जो उनकी आस्था है, और इस भारत में हम सब मिलकर के रहें और जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी के सपनों के भारत को बचाने के काम में हम सब लोग लग जाएं। और हमारे इस अभियान में हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। 132वीं जो नेहरू जी की जयंती है, मैं समझता हूँ कि आज के दिन वही संकल्प लेने का बहुत बड़ा दिन है और इस कार्य को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और इसका एकमात्र जो हथियार है वो गांधी की अहिंसा है, उनका सत्य है और नेहरू का लोकतंत्र है। इसी रास्ते पर चल के हम जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो धर्म के आधार पर, जो जाति के आधार पर, जो क्षेत्र के आधार पर, जो उन्माद के आधार पर आज हम लोगों को भाई भाई को आपस में लड़ाने का जो काम करने वाली ताकतें हैं, नेहरू के लोकतंत्र और गांधी की सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर के ही हम इन ताकतों को परास्त कर सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। आज 132वीं नेहरू जी की जयंती पर यही हम सब लोगों के लिए संकल्प लेने का दिन है। मुझे पवन करण जी ने बुलाया, आप सब लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक, जो भी टूटी फूटी तरीके से मैंने अपनी बात प्रस्तुत की है उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं आज आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस बारे में अगर कोई चर्चा हो, किसी तरह की कोई बातचीत हो, आपस में हमारा संवाद हो तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।